अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी खूबसूरत कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको आप अंजाम तक सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपको बताती चलूँ कि हमारे ये 2 चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। हुरम, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? बैग कब पैक करना है? सब लोग तैयार बैठे हैं जाने के लिए और तुम अभी तक यहीं बैठी हो। आप ही, मुझे नहीं जाना गांव। आप बाबा से कह दें मुझे नहीं करनी है शादी। आहिस्ता बोलो, अगर बाबा ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा आप ही? ताया अबू की डेथ पर क्या चले गए हम? उन्होंने तो हम पर हक जताना ही शुरू कर दिया। पता नहीं क्या सोचकर ताई अम्मा ने मेरा रिश्ता मांग लिया अपने निकम्मे जाहिल बेटे के लिए। मुझे नहीं करनी किसी जाहिल और गांव वाले से शादी। ऐसे लोग बीवी को अपने पांव की जूती समझते हैं। आखिर बाबा को यह बात समझ क्यों नहीं आ रही? आप बात करें ना बाबा से, अम्मा से भी बात करें। आपकी तो हर बात मानते हैं ना बाबा। मेरी सारी उम्मीदें अब आपसे ही जुड़ी हैं। हुरम, पागल हो गई हो तुम? जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। रिमी बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, अभी आपको तो सभी अच्छे लगते हैं क्योंकि आप खुद बहुत अच्छी हो। और आपको तो मिल गया ना पढ़ा लिखा हैंडसम शौहर। मगर मेरी दफा सबको वो रिमी ही नजर आया, वो जिसका कॉम्प्लेक्शन तवे से ज्यादा काला है। काले रंग के साथ तो गुजारा कर भी लेती, मगर उसकी लैंग्वेज, मुझसे नहीं होगा ये सब। आप ही मैं बता रही हूं, मुझे बचा लें वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है हुरम। शादी में 3 दिन रह गए हैं और तुम अजीब जिद लिए बैठी हो। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। जल्दी से तैयार हो जाओ और अपना बैग लेकर नीचे पहुंचो। आज सऊदीया में ईद है और कल पाकिस्तान में। हमें आज रात तक फैसलाबाद पहुंचना है। नवीद भी आ गए हैं और फूफो भी। सिर्फ तुम्हारी शादी ही नहीं, हमें बकरा ईद भी मनानी है। मुनीब उठ गया है शायद। उम्मीद है अब मुझे वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद ही नीचे आ जाओगी। मरियम उसे डांट कर कमरे से बाहर निकल गई। मतलब मेरी धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ अभी पर। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बेड पर बैठ गई। इससे तो अच्छा था कि मैं गांव जाती ही ना। अच्छा ही होता हमारी सुलह ही ना होती ताई अम्मा से। बरसों से चलती लड़ाई मेरी कुर्बानी पर ही खत्म होनी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ईद कुर्बान नहीं, मेरी कुर्बानी वाली ईद है। रिमी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। और फिर देखना तुम खुद इस शादी से इनकार कर दोगे। अब इसके सिवा और कोई हल नहीं है मेरे पास। वो बोझल कदमों के साथ अलमारी की तरफ बढ़ी और अपना बैग पैक करने लगी। बैग पैक किया और तैयार होकर नीचे पहुंच गई। बैग घसीटती हुई गाड़ी के पास ले गई। ड्राइंग रूम में गई, फूफू और उनकी फैमिली से सलाम किया और वहीं बैठ गई। हो गई तैयारी तुम्हारी तो चलें? किरण, जो कि उसकी बचपन की दोस्त और फूफो की बेटी थी, वो हुरम के पास आ बैठी। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? लगता है बहुत दिल से तैयार हुई हो। वो तो होना ही था। आखिर को पिया घर जो जा रही हो। रिमी बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा होगा अपनी हुरम का। वो हुरम को तंग करने का कोई बहाना नहीं छोड़ती थी। हुरम ने उसे घूरा और उसके पांव पर अपना पांव रखकर दबाया। तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? दुश्मन? मेरा मतलब है दोस्त। यार प्लीज हुरम, अपना पांव हटाओ ना यार, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा पांव जख्मी हो जाएगा। हुरम ने मुस्कुराते हुए पांव हटा दिया, लेकिन फिर से उसने चेहरा लटका लिया। वो इस शादी से खुश नहीं थी।
इस बात का एहसास बस किरण को ही था। सब ठीक हो जाएगा। किरण ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हौसला दिया। हाँ जी, तो हो गए सब तैयार? हुरम के बाबा बोले तो सब मुस्कुराते हुए अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। फूफा जी की गाड़ी में किरण और उसकी ममा थी और नवीद अपनी गाड़ी में अपने बेटे मुनीब और बीवी मरियम के साथ था। आखिरी गाड़ी में हुरम और उसके मामा बाबा थे। घर को अच्छी तरह बंद करते हुए वो लोग घर से रवाना हो गए। चंद घंटों की मुसाफत के बाद वो लोग अपने आबाई गांव पहुंच गए। घर में उनका इस्तकबाल गुलाब की पत्तियों से किया गया। हुरम बस चुपचाप सर झुकाए सबको सलाम करती गई। मेरी प्यारी बेटी, ताई अम्मा उसका माथा चूमते हुए बोली। हाँ, ये प्यारी बेटी आपको पहले तो याद नहीं थी ताई अम्मा जी? जब अपने बेटे के लिए कोई और लड़की नहीं मिली तो मुझे ही कुर्बानी का बकरा समझ लिया आपने। वो दिल ही दिल में जली कटी सुनाती रही और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाए सबके साथ बैठ गई। भाभी, रिमी कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। हुरम को अपनी मामा का पूछा हुआ सवाल किसी कांटे की तरह चुभा। वो किसी सूरत भी अभी उसका सामना नहीं करना चाहती थी। वो बाहर गया है, शायद किसी काम से। जल्दी आ जाएगा। अम्मा, खाना लगा दिया है, आ जाएं आप सब। ये रिमी की बड़ी बहन सानिया थी। आ जाओ भाई, सब खाना खाने चलें। ताई अम्मा की आवाज पर सब डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। किरण जबरदस्ती हुरम को बाजू से खींचते हुए अंदर की तरफ बढ़ी, मगर सहन से गुजरते हुए हुरम की नजर छत तक गई और वो रुक कर ऊपर देखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई था वहां। क्या हुआ? रुक क्यों गई? किरण भी ऊपर की तरफ देखने लगी। कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा था, और जैसे ही मैंने ऊपर देखा वो पीछे हट गया। तुम्हें देख रहा था? किरण मायनी खेज अंदाज में बोली। मेरा मतलब हम सबको देख रहा था। हुरम उसे घूरी डालते हुए बोली। चलो, अब देर हो रही है। वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी और उसके पीछे किरण भी अंदर की तरफ बढ़ गई। खाना खाने के बाद वो सब लोग वापस सहन में आकर चारपाइयों पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही मगरिब की अजान होने लगी। हुरम के बाबा नवीद और जुबैर, यानी सानिया का शौहर, वो सब मस्जिद की तरफ बढ़ गए। हुरम, आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। सानिया की आवाज पर हुरम ने अपनी मामा और अपनी आपी की तरफ देखा। वो दोनों मुस्कुरा दी और हुरम से जाने को कहा। मैं भी साथ चलती हूं। किरण उनके पीछे चल दी। वो तीनों ऊपर वाले पोर्शन की तरफ बढ़ी। वैसे तो ये तुम्हारा कमरा है, लेकिन इस कमरे में आने के लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। मतलब ये कमरा रिमी भाई का है। किरण मुस्कुराहट दबाए बोली। हाँ, ये रिमी का कमरा है। सानिया भी मुस्कुराते हुए बोली। हुरम को इस नाम से नफरत से होने लगी। दिल चाहा कि अभी यहां से कहीं दूर चली जाए। आपी, प्लीज मुझे मेरा कमरा दिखा दें, हुरम संजीदगी से बोली। तो दोनों की बातें खत्म हुई। वो दरअसल मुझे नमाज पढ़नी है और देर हो रही है, वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए बोली। सानिया ने उसे कमरा दिखा दिया तो वो नमाज पढ़ने चली गई। नमाज पढ़ने के बाद वो कमरे से बाहर आई और छत की तरफ बढ़ गई। छत पर खड़ी वो नीचे सहन में देखने लगी, जहां सब बातों में मसरूफ थे। रिमी, ओ रिमी! उसकी नजर ताई अम्मा पर पड़ी। वो रिमी को पुकार रही थी। अभी तो वो हमारे साथ ही था, वो फिर से कहां चला गया मुमानी जान? नवीद मुस्कुराते हुए बोला। पता नहीं चलता इस लड़के का, कभी यहां तो कभी वहां। शादी होने वाली है, मगर पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। जी, बरामदे से एक लड़का भागता हुआ आया।
हुरम का सारा ध्यान उसकी तरफ था, मगर वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। कब से आवाजें दे रही हूं, मगर मजाल है कि कोई जवाब दे। अरे भाई, कसाई का क्या बना? बुकिंग हुई या नहीं? ईद है कल और शादी वाला घर है, सो काम निपटाने हैं, मगर तुम लोगों को अपने कामों से फुर्सत ही नहीं है। जी मैं अभी फोन करता हूं कसाई को, आप बेफिक्र हो जाए। वो फोन कान से लगाए जैसे ही पलटा, उसकी नजर ऊपर खड़ी हुरम पर पड़ी। वो उसे देखकर नजरें झुकाकर गेट की तरफ चल दिया। ऊपर खड़ी हुरम का दिल चाहा कि अपना सर पीट ले या फिर अभी टेरेस से नीचे कूद जाए। जैसा उसने सोचा था, रिमी बिल्कुल वैसा ही था। उसका रंग काला था, जो हुरम को बिल्कुल पसंद नहीं था। आज से पहले वो रिमी से बचपन में ही मिली थी। उसकी बचपन की तस्वीर के मुताबिक ही उसका तस्वर अपने जहन में तैयार कर रखा था उसने। और जैसे ही रिमी उसके सामने आया, उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। वो अभी तक वहीं खड़ी थी कि वो गेट से वापस आता दिखाई दिया और बरामदे में चला गया। हुरम नीचे जाने के लिए पलटी ही थी कि वो उसके पीछे खड़ा था, चुपचाप दोनों बाजू फोल्ड किए। अस्सलाम वालेकुम, उसने सलाम किया, मगर हुरम ने जवाब देने के बजाय उसे घूरी से नवाजा। यहां लाइट्स ऑन होने वाली हैं, तो आप साइड पर हो जाएं, या फिर ऐसा करें नीचे चली जाएं। वैसे भी सारी छत पर तारें बिखरी पड़ी हैं। जब हुरम ने सलाम का जवाब नहीं दिया, तो वो लाइट्स ऑन करने में मसरूफ हो गया। हुरम को उसका उसे नजरअंदाज करना बहुत बुरा लगा। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। आखिर तुम समझते क्या हो खुद को? तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊं? जैसे तुम चाहो वैसी बन जाऊं। जहां तुम कहोगे बैठ जाऊंगी और जहां कहोगे खड़ी हो जाऊंगी। वो उसका गिरेबान दोनों हाथों से खींचते हुए बोल रही थी। ये क्या बदतमीजी है? उसने खुद को हुरम की कैद से आजाद करवाया। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा आपसे। मैं तो बस ये कह रहा था कि उसने कुछ बोलना चाहा, मगर हुरम फिर से बोल पड़ी। क्या कह रहे थे तुम? हां, तुमने सोचा किसी बहाने दोनों घरानों की सुलह हो जाए और उसके लिए तुमने निशाना बनाया मुझे, क्योंकि तुम्हें तो कोई लड़की मिलनी ही नहीं थी, तो तुमने मेरी जिंदगी अजाब बनाने का फैसला किया। मगर ये तुम्हारी गलत फहमी है मिस्टर रिमी। तुम मेरी जिंदगी क्या बर्बाद करोगे? तुम्हारी जिंदगी को अजाब मैं बनाऊंगी। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। इनकार कर दो इस शादी से, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। देखो, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो फिर से अपनी सफाई में बोलना चाहा, मगर हुरम ने उसे हाथ के इशारे से चुप होने को कहा और तेजी से नीचे की जानिब बढ़ गई। इतनी नफरत बस काले रंग की वजह से? क्या काले लोगों की कोई जिंदगी नहीं होती? काले रंग को लेकर कितनी हकारत थी उसकी नजरों में मेरे लिए। इस लड़की को राह रास्त पर लाना ही पड़ेगा। वो अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद किए आंसू बहाने लगी। जिस दिन से उसे अपनी और रिमी की शादी का पता चला, उस दिन से उसकी यही कैफियत थी। सबसे अलग अपने कमरे तक महदूद हो चुकी थी और जब दिल चाहता बात बात पर आंसू बहाने लगती। मोबाइल की रिंगटोन बजी तो उसकी आवाज पर वो आंसू पहुंचते हुए उठ बैठे। स्क्रीन पर रिदा का नंबर जगमगा रहा था। खुद को रिलैक्स करते हुए उसने कॉल पिक की। हाँ रिदा, कैसी हो? कैसी की बच्ची? कब से कॉल कर रही हूं? कहाँ गुम थी तू? मुझे एड्रेस समझ नहीं आ रहा, जल्दी से किसी को फोन दो यार। अच्छा ठीक है, रुको, मैं किसी से बात करवाती हूं तुम्हारी। वो दरवाजा खोलते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। बाहर सहन में उसे सामने सिर्फ नवीद ही नजर आया। भाई, मेरी दोस्त को यहाँ का एड्रेस समझा दें प्लीज। हाँ क्यों नहीं, लाओ। वो रिदा को एड्रेस समझाने लगे।
एड्रेस समझाने के बाद उन्होंने वापस फोन हुरम को थमा दिया। वो शुक्रिया अदा करते हुए वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ी। किससे बात कर रही थी तुम? किरण उसके पीछे ही कमरे में आ गई। रिदा आ रही है, उसे एड्रेस समझ नहीं आ रहा था तो नवीद भाई से बात कराई उसकी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। वैसे सुब तो मुझे कह रही थी कि अभी नहीं आ सकती और अब आ रही है। अगर आज ही आना था तो हमारे साथ ही आ जाती, मगर नहीं, ये लड़की अपनी ही मनमानियां करती है। कोई बात नहीं किरण, वो आ रही है यही बहुत है। तुम रो रही थी? किरण, जो अब तक फोन में मसरूफ थी, उसकी रोनी सूरत देखकर परेशान हो गई। क्या फर्क पड़ता है मेरे रोने या हंसने से? मेरी जिंदगी का फैसला तो हो चुका है। हुरम, आखिर तुम कब तक इस बात को सर पर सवार रखोगी? मामू का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। रिमी बहुत अच्छा लड़का है। मेरा ख्याल है तुम्हें उसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो तुम? तुमसे इस बात की मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मैं तो समझती थी तुम बस इतनी जल्दी शादी पर घबरा गई हो, घर वालों से दूर जाने का सोचकर परेशान हो रही हो, मगर यहां तो सारा मामला ही उलट है। तुम तो सीरियस हो चुकी हो। बस कर दो अब। सुबह ईद है और तुम मुंह लटकाए बैठी हो। मेरी ईद नहीं है कोई। मेरा दिल टूट चुका है। अब इस दिल में कोई ईद नहीं आने वाली। वो निहायत अफसुर्दगी से बोली। एक बार तुम्हारी शादी तो हो जाए तो फिर तुम्हारे दिल की ईद भी हो जाएगी। मुझे अम्मी आवाज दे रही हैं, मैं आती हूं थोड़ी देर तक। किरण कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा नॉक हुआ और रिदा कमरे में दाखिल हुई। हुरम, वो उससे लिपट गई। हुरम भी मुस्कुरा दी। रास्ते में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, आसानी से घर मिल गया। वो क्या है ना कि मेरे होने वाले जीजू रिमी इस गांव के बहुत मशहूर इंसान हैं। बस उनका नाम बताने की देर थी कि लोग घर तक छोड़ कर गए। छोड़ो ये सब, तुम बताओ पहले खाना खाओगी या चाय पियोगी? हुरम रिमी के जिक्र पर चिढ़ से गई। वो सब बाद में, पहले अपने बकिया मेहमानों से तो मिल लो। किससे? रिदा की बात पर हुरम सोच में पड़ गई। मतलब मेरे भाई से। रिदा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया तो हुरम दरवाजे की तरफ पलटी। अरमान को सामने दरवाजे से टेक लगाए खड़े देखकर हुरम की हैरत की इंतहा न रही। अरमान? जी हां, अरमान ही हूं। कब से दरवाजे में खड़ा हूं, मगर मजाल है कि मैडम ने पलट कर देखा हो। वो मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हो गया। हुरम ने सवालिया नजरों से रिदा की तरफ देखा। रिदा ने कंधे उचका दिए। इनके बगैर इतनी दूर तक आने की इजाजत नहीं मिल सकती थी मुझे मॉम डैड से। वो मोबाइल कान से लगाए कमरे से बाहर निकल गई। हुरम बस शॉक्ड से खड़ी अरमान को देख रही थी। अब बैठ भी जाओ, आखिर कब तक मुझे यूं ही घूरती रहोगी? क्यों आए हो तुम यहां अरमान? हुरम की बात पर वो मुस्कुरा दिया। कमाल है भाई, हम दोस्त हैं और तुमने मुझे शादी में इनवाइट ही नहीं किया, मगर मैं बिना बुलाए मेहमान की तरह खुद ही आ गया। वो हुरम के सामने आ रुका। उसी वक्त कमरे का दरवाजा नॉक हुआ और रिमी दरवाजे पर खड़ा था। यह अरमान है, मेरी दोस्त का भाई। रिमी से उसका तारुफ करवाने लगे। जी मैं मिल चुका हूं। रिमी ने मुख्तसर जवाब दिया और वापस पलट गया। ये कौन था? ये मेरा होने वाला शौहर है, हुरम ने लापरवाही से जवाब दिया। ओह, तो ये लड़का ढूंढ रहा है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए? अगर इसी से शादी करनी थी तो मुझ में क्या कमी थी हुरम? क्या मैं इससे ज्यादा हैंडसम नहीं हूं? इधर देखो मेरी तरफ। क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है? उसकी खातिर तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। देखो हुरम, अभी भी वक्त है। इस शादी से इनकार कर दो। मैं बात करूंगा तुम्हारे घर वालों से। बस कर दो अरमान, तुम यहां मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो। ये मेरे माँ बाप का फैसला है।
तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा हुरम। खुद पर इतना बड़ा जुल्म मत करो। कहां तुम और कहां वो? तुम दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। तुम पढ़ी लिखी और मुआशरे से कदम मिलाकर चलने वाली लड़की हो, और वो अनपढ़ गवार है। इस गांव से बाहर की दुनिया तो कभी देखी भी नहीं होगी उसने। तुम कैसे जिंदगी गुजार सकोगी उसके साथ? वो तुम्हें भी अपने जैसा बना देगा। तुम भी उसके साथ इस गांव तक महदूद रह जाओगी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा फैसला बहुत गलत है? देखो मेरी तरफ, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। बस तुम्हारी हां की जरूरत है मुझे। तुम एक बार हां कह दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अरमान उसका हाथ थाम चुका था और हुरम की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। अरमान, तुम सही कह रहे हो, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी रिमी से करवाना चाहते हैं। मैं भी जानती हूं कि रिमी मेरे लायक नहीं है। वो अनपढ़ है, उसका काला रंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। वो भी अरमान के हाथ पर अपना हाथ रखे दिल का बोझ हल्का करने लगी। सब कुछ मुमकिन है हुरम, तुम अगर मेरा साथ दो। हुरम ने तेजी से अरमान के हाथ से अपना हाथ आजाद किया, क्योंकि रिमी जा चुका था। रिमी अभी कमरे के दरवाजे पर ही था कि अरमान के हाथ में हुरम का हाथ देखकर पलटने ही लगा था, मगर हुरम की आवाज पर वो रुक गया। उसे देखकर हुरम ने अरमान के हाथ पर अपना रखा, ताकि उसे ऐसा लगे जैसे अरमान और मेरे दरमियान कोई रिश्ता हो। हुरम की बातें सुनकर वो चुपचाप दरवाजे से वापस पलट गया। अरमान, तुम जाओ यहां से। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो कोई बात बन जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को मेरे माँ बाप की तरबियत पर उंगली उठाने का मौका मिले। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे फैसले के लिए। अभी हमारे पास थोड़ा वक्त है, अच्छी तरह सोच लो। वो बेदिली से कमरे से बाहर निकल गया। हुरम, चलो यार, खाना लग गया है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किरण उसे बाजू से खींचते हुए बाहर ले गए, जहां बड़ी मेज पर खाना लग चुका था। वो भी कुर्सी खींचती हुई रिदा के साथ बैठ गई। उसकी हैरत के इंतहा ना रही जब उसने अरमान और रिमी को एक साथ बैठे और बातों में मसरूफ देखा। उसी पल अरमान ने नजरें उठाकर हुरम की तरफ देखा और एक हकारत भरी नजर रिमी पर डाली। हुरम उसे नजरअंदाज करती हुई खाना खाने में मसरूफ हो गई। सब लड़कियां मुतवज्जे हों। सानिया ने सब लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। खाना खाने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद सारी लड़कियां सहन में जमा हो जाएं, क्योंकि मेहंदी लगाने वाली आने वाली है। फिर कोई रह गई तो मुझे ना कहना। सानिया की बात पर सबने कहका लगाया। खाना खाने के बाद सब नमाज पढ़ने चले गए। नमाज पढ़ने के बाद सारी लड़कियां सहन में बिछी चारपाइयों पर बैठ गईं। मेहंदी वाली एक लड़की हुरम को मेहंदी लगाने लगी और दूसरी रिदा को। बाकी सब अपनी बारी का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में मर्द हजरात नमाज अदा करके घर वापस आ गए। हुरम के बाबा और नवीद आराम की गर्ज से अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए, जबकि रिमी और अरमान वही चारपाई पर बैठकर बातें करने लगे। अरमान बातें तो रिमी से कर रहा था, मगर नजरें हुरम के हाथ पर लगने वाली मेहंदी पर ही जमी थी। अरे भाई, रिमी का नाम कुछ इस अंदाज से छुपाना मेहंदी में कि ये ढूंढता ही रह जाए। सानिया की आवाज पर सबका कहका गूंजा। हुरम की नजर रिमी पर पड़ी तो वो चुपचाप फोन में मसरूफ था, जबकि अरमान की नजरें खुद पर जमी देखकर वो नजरें झुका गई। अरमान की नजरें उसे कंफ्यूज्ड कर रही थी, मगर वो जब भी नजरें उठाकर देखती वो उसी को देख रहा होता। मर्द हजरात का यहां क्या काम है?
रिदा ने अरमान को हुरम को घूरते पाया तो बोले बिना ना रह सके। हाँ हाँ, चलो रिमी, तुम दोनों भी जाओ अपने अपने कमरों में। सुबह नमाज के लिए जल्दी उठना है और कुर्बानी भी करनी है। ताई अम्मा की आवाज पर हुरम ने फिर से नजरें उठाकर अरमान की तरफ देखा। हुरम को अपनी तरफ मुतवज्जे देखकर वो मुस्कुराते हुए बरामदे की तरफ बढ़ गया। रिमी भी अंदर की तरफ बढ़ गया। हुरम ने सुख का सांस लिया और सुकून से मेहंदी लगवाने लगी। यहां लिख दूं नाम आपके हस्बैंड का? मेहंदी वाली ने पूछा तो हुरम चुपचाप उसे घूरने लगी। हाँ हाँ, लिख दो इधर ही, हुरम की अम्मी मुस्कुराते हुए बोली। मगर मामा, ये तो ईद की मेहंदी है ना, शादी की मेहंदी तो बाद में लगेगी ना। नहीं नहीं, अब शादी की मेहंदी भी यही है, इसी पर दोबारा मेहंदी लग जाएगी। तुम लिख दो नाम रिमी का बेटा। ताई अम्मा की आवाज पर हुरम दांत पीस कर रह गई। सब के सब मेरे ही दुश्मन बने बैठे हैं, वो जेरे लब बोली। उसका दिल चाहा कि अभी अपना हाथ वापस खींच ले, मगर नहीं कर सकी और निहायत खूबसूरती से मेहंदी के डिजाइन में उसके हाथ पर रिमी का नाम लिख दिया गया और वो बस देखती ही रह गई। उसके हाथों और पैरों की मेहंदी मुकम्मल हुई तो वो बिना चप्पल पहने छत की तरफ बढ़ी। आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। चुपचाप छत पर चली गई। किसी ने आगे बढ़कर उसके आंसू साफ किए। वो चौंक कर पीछे हटी। सामने अरमान खड़ा था। मैं जानता था तुम यहीं आओगी। कब से बैठा हूं तुम्हारे इंतजार में। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे और तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया अरमान? तुम्हें कोई हक नहीं मेरे आंसू पोंछने का। यह हक मुझे मिल सकता है अगर तुम चाहो। मैं एक बार फिर तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो फिर क्या सोचा तुमने मेरे बारे में? मेरा जवाब अब भी यही है जो पहले था। मैं कुछ नहीं कर सकती। ये देखो मेरे हाथों पर, ये मेहंदी ईद की नहीं, रिमी के नाम की है। ये देखो उसका नाम। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो तुम। बेहतर यही होगा कि यहां से चले जाओ। अरमान उसके हाथों की मेहंदी को देखते हुए चुपचाप नीचे की तरफ बढ़ गया। हुरम वहीं जमीन पर बैठी आंसू बहाने लगी। क्या हुआ? सब खैरियत? आप ऐसे क्यों बैठी हैं? रिमी की आवाज पर हुरम तेजी से उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो नीचे की तरफ जाने लगी, तभी वो तेजी से उसके सामने आ रुका। मुझे बात करनी है आपसे। मैं जानता हूं आप इस शादी से खुश नहीं हैं और इसकी वजह ये मेरा काला रंग। बहुत दुख हुआ मुझे आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की के मुंह से अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर। आज तक मुझे कभी किसी ने ये एहसास दिलाया ही नहीं कि मेरा रंग काला है। अगर किसी ने ये एहसास दिलाया होता तो शायद मैं अपना रंग गोरा करने के लिए मुख्तलिफ करीमे इस्तेमाल करता, जैसे दूसरे लड़के और लड़कियां करते हैं। आपकी बातों के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं ऐसा करूं ताकि मैं आपकी पसंद बन जाऊं। मगर फिर ख्याल आया कि अगर मैं ऐसा कर भी लूं तो क्या फिर भी आपके मयार पर पूरा उतर सकूंगा या नहीं? या फिर ऐसा हो कि गोरा होने के बाद मुझ में गरूर आ जाए और मैं भी आपकी तरह काले लोगों से नफरत करने लगूं। क्या ख्याल है? ऐसा हो सकता है ना? ऐसा मुमकिन है कि मैं गोरा हो सकता हूं? महंगी स्किन क्रीम्स, वाइटनिंग इंजेक्शंस और सर्जरी से ऐसा मुमकिन है ना मुमकिन? आप तो पढ़ी लिखी हैं, मुआशरे से कदम मिलाकर चलने वाली। आप तो सब जानती होंगी और मैं ठहरा अनपढ़, जाहिल और गांव की हुदूद तक महदूद काला सा लड़का। क्या रंग गोरा होने के बावजूद भी मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूंगा?
मेरा ख्याल है नहीं। जानती हैं क्यों? क्योंकि रंग गोरा होने के बाद मेरा दिल काला हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे आपका हो चुका है। मेरे दिल में भी काले लोगों के लिए नफरत और हकारत पैदा हो जाएगी, जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं जैसा हूं वैसा ही खुश हूं। तस्वीर की तजलील करने वाला तस्वीर की नहीं, दरअसल तस्वीर बनाने वाले की तजलील करता है। मुझे काले रंग के साथ मेरे खुदा ने पैदा किया है, और मेरे काले रंग पर तनकीद करने वाला दरअसल खुदा की तख्लीक पर तनकीद कर रहा है। अभी भी वक्त है, आप फिक्र मत करें। मैं सुबह ही अम्मी और चाचू से बात करता हूं इस बारे में। आप जबरदस्ती अगर मुझसे शादी कर भी लें, मगर मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकेंगी। अपनी बात मुकम्मल करते हुए वो तेजी से नीचे चला गया। हुरम वहीं खड़ी रह गई। वो मुंह पर हाथ रखे अपनी गलती पर शशतर रह गई। सही तो कह रहा था वो, हम तस्वीर की नहीं बल्कि तस्वीर बनाने वाली की तजलील करते हैं। और मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं हो सका। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे माफी मांगनी होगी रिम्मी से। मैं पढ़ी लिखी होकर भी वो बात नहीं जान सकी, जो बात वो अनपढ़ होकर मुझे समझा गया। वो शर्मिंदा सी आंसू बहाती हुई अपने कमरे में जा छुपी। एहसासे शर्मिंदगी में पूरी रात आंसू बहाती रही। फजर की आजान हुई तो आंसू पोंछते हुए वुजू करने चली गई। नमाज फजर अदा की और 2 नफल शुक्राने के अदा किए कि अल्लाह ने उसे हिदायत बख्शे। रोते और गिड़गिड़ाते हुए खुदा से माफी मांगी और अपनी हथेली पर मौजूद रिम्मी का नाम देखकर दिल से मुस्कुरा दे। या अल्लाह, मुझे ये रिश्ता दिल से मंजूर है। मेरे अल्लाह, मैं तेरे फैसलों को समझने से कासिर हूं। मेरी अक्ल इतनी वसी नहीं कि तेरे फैसलों को समझ सकूं। या अल्लाह, मुझे हिदायत दे कि मैं सिरात मुस्तकीम पर चल सकूं और अपने दिल में अपने शौहर का मुकाम आला बना सकूं। आमीन। वो दुआ मांगकर तैयार होकर नीचे पहुंचे। वाइट कलर का खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस पहनकर सलीके से तैयार हुई। सबको सलाम किया और ईद मुबारक बोला। आज उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसके इस शादी से खुश होने का मुंह बोलता सबूत थी। मर्द हजरात भी नमाज पढ़कर वापस आ गए। आज सब ने ही सफेद कपड़े पहन रखे थे। सब ने मिलकर यह प्लान बनाया था। सारे घर वाले इस रंग में निखरे निखरे से लग रहे थे। ये एक खूबसूरत ईद की सुबह थी। ताई अम्मा ने सबके लिए शीर खोरमा तैयार किया हुआ था। जैसे ही मर्द हजरात नमाज पढ़कर आए, उन्होंने मेज पर नाश्ता लगवा दिया। सबने मिलकर ईद का ये मीठा पकवान एंजॉय किया। सारे मर्द हजरात कुर्बानी के लिए चले गए, सिवाय रिम्मी के। वो फोन पर किसी से बात करते हुए छत की तरफ बढ़ा। हुरम ने उसे अकेले ऊपर जाते देखा तो सबसे छुपकर ऊपर चले गए। रिमी जैसे ही कॉल बंद करके वापस पलटा, हुरम को सामने पाया। अच्छा हुआ आप मिल गए मुझे, वो सांस बहाल करते हुए बोली। कोई काम था? रिमी उसे नजरअंदाज करते हुए फिर से फोन में मसरूफ होते हुए लापरवाही से बोला। फिक्र मत करें, आज शाम तक मैं चाचू से बात कर लूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको बात करने की। मेरा मतलब है कि मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं। वो एहसास शर्मिंदगी से निगाहें झुका गए। मैं नहीं चाहता कि आप ये शादी किसी के दबाव में आकर करें। आपको पूरा हक है इनकार करने का। फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, और मेरे रंग से, आपके रंग से भी कोई एतराज नहीं है। सॉरी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। एक बार फिर से सोच लें, वो एक बार फिर से बोला।
जी मुझे कोई एतराज नहीं। मैं दिल से खुश हूं इस रिश्ते के लिए। वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए नीचे की तरफ बढ़े क्योंकि ताई अम्मा रिमी को पुकार रही थी। ईद का पहला दिन खैर आफियत से तुलू हुआ। उस वक्त सब लोग छत पर बारबेक्यू की तैयारी में मसरूफ थे और साथ ही खुशखबरियों में मसरूफ थे। हुरम पानी पीने के लिए नीचे आई तो अरमान भी उसका पीछा करते हुए नीचे आ गया। बहुत खुश लग रही हो, वजह जान सकता हूं? नहीं, हुरम ने 2 टोक जवाब दिया और पानी पिए बगैर ही किचन से बाहर की तरफ बढ़ी, मगर अरमान ने उसका रास्ता रोक दिया। ऐसे नहीं जा सकती तुम। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक। कौन सा सवाल का? हुरम उसे नजरअंदाज करते हुए बोली। हुरम तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या बात कर रहा हूं। कल रात मेहंदी की रस्म है और तुम्हारा रिमी से निकाह भी। तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन मौजूद है। मैं वादा करता हूं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे शादी से इनकार कर दो। तुम रिमी के साथ कभी खुश नहीं रह सकोगी। हम दोनों एक साथ खुश रहेंगे। तुम अपने घर वालों से बात करो। अगर वो मान जाएं तो ठीक है, वरना हम भाग कर शादी कर लेंगे। यहां से बहुत दूर ले जाऊंगा मैं तुम्हें। मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, ये मेरा वादा है। हुरम का एक जोरदार थप्पड़ अरमान के गाल पर पड़ा और बस वो हुरम को देखता ही रह गया। उम्मीद है अब तुम्हें जवाब मिल चुका है मिस्टर अरमान। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील की खातिर अपने माँ बाप का सर शर्म से झुका दें। मैं उनमें से हूं जो अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर अपना सर भी कटवा सकती हैं और काट भी सकती हैं। तो तुम अपने ये फजूल हथकंडे इस्तेमाल करना बंद कर दो और यहां से वापस चले जाओ। अरमान के सफेद चेहरे पर हुरम की उंगलियों के निशान छप चुके थे और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। रिमी का तो बस रंग ही काला है, मगर उसका दिल सफेद है और मैं शुक्र अदा करती हूं अपने खुदा का कि उसने मुझे रिमी जैसा साफ दिल शौहर अता किया है। तुम्हारा दिल काला हो चुका है अरमान, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा हो चुका था। गोरे या काले रंग की कोई अहमियत नहीं होती। अहमियत होती है तो बस अच्छे इखलाक और अच्छे दिल की। वो दिल जो तुम्हारे पास है ही नहीं। आज मैं खूबसूरत हूं तो तुम्हारा दिल मेरी तरफ माइल है, लेकिन अगर मेरा रंग भी रिमी की तरह काला होता तो शायद तुम मुझसे दोस्ती करना भी पसंद नहीं करते। सही कहा ना मैंने? अब अपना वक्त यहां जाय मत करो। बेहतर है कि यहां से चले जाओ और अपने लिए अपने जैसी यानी काले दिल वाली लड़की ढूंढो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहोगे। वो अपनी बात मुकम्मल करती हुई एक हकारत भरी नजर उस पर डालकर रास्ता बनाती हुई वहां से निकल गई। अरमान जब्त के इंतहा लिए वहीं खड़ा रह गया। आज उसका गोरा रंग, स्टाइलिश हेयर स्टाइल और स्टाइलिश ड्रेसिंग सब फीका पड़ चुका था। आज उसे इस वजह से ठुकरा दिया गया क्योंकि उसका रंग गोरा था और वो आज के मुआशरे का एक परफेक्ट हैंडसम मर्द था। मगर उसकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के बावजूद गांव का एक आम सा सांवली रंगत वाला, फैशन और स्टाइल से दूर रहने वाला मर्द सबकत ले गया। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके बाद हुरम को वो कहीं नजर ना आया। बारबेक्यू पार्टी के बाद सारी लड़कियां और खवातीन ढोलक बजाने में मसरूफ हो गईं। हुरम का दिल एक बार फिर से उदास हो चुका था। अफसोस हो रहा था अपनी गलती पर कि उसे अरमान को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मगर मैं भी क्या करती। अब वो हद से बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे रोकना बहुत जरूरी था। रात देर तक ढोलक बजती रही, फिर सब अपने अपने कमरों में चली गईं। ईद के दूसरे दिन मेहमानों की आमद शुरू हो गई। घर में एक रौनक सी लग चुकी थी। बच्चे अपने खेलों में मसरूफ थे और खवातीन घर के कामों में। लड़कियां हुरम के इर्द गिर्द घेरा डाले बैठी थीं। मेहंदी की रस्म से पहले निकाह की रस्म थी।
हुरम पीले जोड़े में फूलों के जेवरात पहने सजी संवरी बैठी थी। लड़कियां उसके इर्द गिर्द बैठी ढोलक की थाप पर टप्पे बोल रही थीं। पूरा घर रोशनियों से सजा हुआ था। हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे थे। खाने की खुशबू और मेहंदी की भीनी भीनी सी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। हुरम के लिए यह सब कुछ बहुत नया था, क्योंकि शहरों में ऐसी शादियां कहाँ देखने को मिलती थीं। घर से बाहर खुली जगह पर टेंट सजाकर बहुत प्यारा शादी हाल सजाया गया था। मर्द हजरात उसी काम में मसरूफ थे। खाने की तैयारी और मेहमानों का ख्याल मर्द हजरात की जिम्मेदारी थी, और वो ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे थे। हुरम कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी शादी ऐसे माहौल में होगी। वो खुश थी, मगर कोई कमी सी थी। मगर क्या? वो समझने से कासिर थी। उसका दिल बेचैन सा था। मरियम आई और सब लड़कियों को कमरे से बाहर निकाल दिया, क्योंकि निकाह ख्वां आ चुका था। रिदा, किरण, मरियम, सानिया, हुरम के मामा पापा, नवीद, जुबैर, ताई अम्मा और निकाह ख्वां उस वक्त कमरे में मौजूद थे। हुरम का दिल जोर से धड़क रहा था और हाथ पांव ठंडे पड़ने लग गए। निकाह ख्वां ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। हुरम बिनते उबैद, हक महर 50,000 सिक्का राजुल वक्त, अरमान इब्ने सुल्तान से, क्या आपको यह निकाह कबूल है? अरमान के नाम पर हुरम के हाथ पैर कांपने लगे। उसने नजरें उठाकर सबकी तरफ देखा। रिदा नजरें चुरा गई और किरण भी। हुरम, क्या हुआ? मरियम उसके कान में आहिस्ता से बोली। हुरम की आंखों से आंसू बहने लगे। हुरम, निकाह कबूल करो। प्लीज कोई सीन क्रिएट मत करना अब इस वक्त। मरियम अब की बार थोड़ा सख्त लहजे में बोली। हुरम के बाबा ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा तो वो जब्त से आंखें बंद किए बोल दी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह ख्वां के 3 बार दोहराने पर उसने यह निकाह कबूल कर लिया और कांपते हाथों से निकाह नामे पर साइन कर दिए। हुरम की नजर ऊपर अरमान के साइन पर पड़ी तो नजरें वहीं टिक सी गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? अरमान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं रेमी को दिल से कबूल कर चुकी थी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हैरानगी तो इस बात की है कि सारे घर वाले कैसे मान गए और सब इतने खुश कैसे हो सकते हैं? हुरम के जहन में कई सवाल पैदा हो रहे थे, मगर वो किसी से कुछ ना कह सकी। किसी ने उसके सर पर हाथ रखा और किसी ने गले से लगाकर मुबारकबाद दी, मगर हुरम तो जैसे यहां थी ही नहीं। वो तो कहीं और ही गुम हो चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला कब उसे कमरे से बाहर स्टेज पर लाकर बिठा दिया गया। वो नजरें झुकाए सोचों में गुम चुपचाप चलती गई। कैसा लगा सरप्राइज, मिसेस अरमान? अरमान की आवाज पर उसने जल्दी से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो सफेद शलवार कमीज और उस पर मल्टी कलर वास्केट पहने हुरम को देखकर मुस्कुरा रहा था। हुरम का दिल चाहा अभी यहां से कहीं दूर भाग जाए। अरमान की मुस्कुराहट और गहरी नजरों ने उसे पलकें झुकाने पर मजबूर कर दिया। वो नजरें झुकाए बैठ गई, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। रस्में हिना शुरू हुई। सबसे पहले घर वालों ने और फिर बारी बारी सब मेहमानों ने मेहंदी की रस्म अदा की, और फिर खाने का दौर चला और सब ने उन दोनों के साथ तस्वीरें बनवाई। हुरम ना चाहते हुए भी मुस्कुरा रही थी, और कर भी क्या सकती थी। सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की थी कि सारे घर वाले बहुत पुरसुकून थे और किसी ने भी उसके साथ अरमान के बारे में कोई बात नहीं कही। जब फंक्शन खत्म हुआ तो कुछ मेहमान अपने घरों को वापस लौट गए, जबकि कुछ मेहमान घर पर ही ठहर गए। हुरम को मरियम घर ले आए और लड़कियों ने फिर से ढोलक थाम ली। रात गए तक लड़कियां ढोलक बजाती रहीं और मजबूरन हुरम को वहीं बैठना पड़ा। जब सब थक हार कर सोने चली गईं, तो हुरम भी उठकर
अपने कमरे की तरफ चल दी। तभी उसकी नजर रिमी पर पड़ी। हुरम ने उसे आवाज दी, मगर वो एक मुस्कुराहट भरी नजर हुरम पर डालते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। वो बोझल कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और ड्रेसिंग के सामने आ रुकी। दुपट्टे की पिन्स खोलकर साइड पर रखा, चूड़ियों और जेवर उतार कर वहीं रख दिया और अलमारी की तरफ बढ़ी। मगर जैसे ही नजर अलमारी के साथ पड़ी तो तेजी से अपना दुपट्टा उठाकर सर पर ओढ़ लिया। ये क्या बदतमीजी है अरमान? तुम इस वक्त यहां मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरमान ने आगे बढ़कर उसके होंठों पर हाथ रखा। आहिस्ता बोलो, कोई आ जाएगा। हुरम जल्दी से दूर हटी। ये क्या बदतमीजी थी? तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? मतलब तुम अभी तक नहीं समझी, हमारा निकाह हो चुका है और ये कमरा मेरी बीवी का है। जहां जब दिल चाहे मैं आ सकता हूं। क्या कहा तुमने घर वालों और रिमी से? ये निकाह धोखे से हुआ है और मैं घर वालों को ये सच बता दूंगी। ये क्या तुम लगा रखी है? बीबी, अब मैं आपका शौहर हूं, तो थोड़ा अदब व लिहाज करो और तुमसे आप पर आ जाओ। और हाँ, शौक से बताना सबको। मगर मुझे अफसोस रहेगा क्योंकि तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो क्या बोलोगी तुम घर वालों से कि तुम रिमी से शादी करना चाहती थी, यही ना? हाँ, मैं बताऊंगी सबको कि तुमने रिमी को रोका है मुझसे शादी करने से। हुरम की बात पर वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। और अगर रिमी ने कह दिया कि अरमान ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो वो ऐसा नहीं करेगा, मुझे यकीन है। रिमी पर इतना यकीन और मुझ पर बेइतबारी क्यों? क्योंकि तुम धोखेबाज हो। उसकी बात पर वो चिल्ला उठी। हुरम, आहिस्ता बोलो प्लीज। नहीं बोलूंगी मैं आहिस्ता, बल्कि अभी सब बता दूंगी घर वालों को। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर लंबी कतार लगी हुई थी। वृदा, किरण, सानिया, मरियम, नवीद और रिमी सब दरवाजे से कान लगाए अंदर से आती आवाजें सुनने में मसरूफ थे। हुरम हैरान रह गई सबको यहां देखकर, जबकि अरमान ने आगे बढ़कर सबको घूरी डाली। वो हम तो बस ऐसे ही यहां से गुजर रहे थे। रिदा बचकर वहां से निकल गई। आप क्या कर रहे हैं यहां? चले कमरे में, रात बहुत हो गई है। मरियम भी नवीद को साथ लिए वहां से चल दी। सानिया और किरण ने भी दौड़ लगा दी। बाकी बचा रिमी, जो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। बदले में अरमान ने उसे घूरा। रिमी, तुम मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर यहां से नहीं जा सकते। हुरम उसके सामने आ रुकी। आपके सारे सवालात के जवाब अरमान भाई के पास हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। वो भी तेजी से वहां से चलता बना। अरमान वापस कमरे में चला गया और उसके साथ हुरम भी। आखिर ये सब क्या चल रहा है? कुछ बताओगे? हुरम की बात पर अरमान उसकी तरफ बढ़ा और उसके मेहंदी से भरे हाथ थाम लिए। चंद लम्हे गौर से देखता रहा और फिर उसकी हथेली को होंठों से छुआ। मेरा नाम अच्छा लग रहा है तुम्हारे हाथों पर। बस इतना बोलकर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हुरम उसके हिसार में कैद गुमसुम सी खड़ी अपनी हथेली को देखती रह गई, जहां अरमान ने छुआ था। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग ने खतरे की घंटी बजाई। क्या कहा अरमान ने? उसका नाम? मगर ये तो रिमी का नाम लिखा है। अब इस बात का मतलब क्या समझूं मैं? पागल हो गया है, ये कुछ भी बोलता रहता है। दिमाग खराब हो चुका है इसका, खुद को रिमी समझने लगा है। मगर मैं इसकी बातों में नहीं आने वाली। वो उसकी बात नजरअंदाज करते हुए चेंज करके सोने के लिए लेट गई। अगले दिन भी घर में गहमा गहमी का राज था। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल और बच्चों का शोर शराबा फैला हुआ था। हुरम अपने कमरे से बाहर निकली ही नहीं
और ना ही सुबह से ताई अम्मा के अलावा कोई और उसके कमरे में आया। वो हुरम के लिए नाश्ता लेकर आई थी। हुरम ने उनसे अरमान के बारे में बात करनी चाहिए, मगर वो उसकी बात पर मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई। ताई अम्मा, वो अरमान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाद में बेटा, अभी मैं बहुत मसरूफ हूं। वो कमरे से बाहर निकल गई। हुरम को रह रह कर सब पर गुस्सा आ रहा था कि सुबह से कोई भी उसके कमरे में नहीं आया। उसे जानना था कि आखिर कैसे मान गए सब अरमान और मेरे निकाह के लिए। और रिमी, उसे तो मेरी बात हो चुकी थी। मैंने बताया था उसे कि मुझे कोई एतराज नहीं उसके काले रंग से, फिर भी उसने ऐसा किया। नहीं छोड़ूंगी मैं सबको आज। एक बार मुझे मिल तो ले सब। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि पार्लर वाली आ गई और उसे तैयार करने में मसरूफ हो गई। मेहरून और गोल्डन डिजाइनर ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फंक्शंस के सारे डिजाइनर ड्रेसेस ताई अम्मा ने खरीदे थे उसके लिए, मगर वो हैरान थी कि ताई अम्मा तो गांव में रहती हैं, मगर उनकी चॉइस इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। पसंद का दूल्हा ना सही, पसंद का ड्रेस तो मिल ही गया मुझे। अपनी बात पर वो खुद ही मुस्कुरा दी। तैयार हो जाओ मिस्टर अरमान, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने हुरम उबैद से शादी करके। इस गलती का एहसास तुम्हें बहुत जल्द होगा। वाओ, ब्यूटीफुल। पार्लर वाली दाद दिए बगैर ना रह सके। थैंक्स, हुरम ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मोस्ट वेलकम। आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे स्पेशली 3 दिन के लिए आपके लिए यहां बुलाया है। हालांकि हम ऐसा करते नहीं हैं। बहुत किस्मत वाली हैं आप जो अरमान सर जैसे हस्बैंड मिले आपको। 2 हफ्ते पहले ही बुकिंग करवा दी थी उन्होंने। अरमान सर? ऐसा कैसे हो सकता है? अरमान कैसे बुकिंग करवा सकता है? वो तो खुद चंद दिन पहले यहां आया है। मतलब उसकी पहले से ही बुकिंग थी, मुझसे शादी की। एक बार मिल जाए मुझे, उसको नहीं छोड़ने वाली मैं। एनी प्रॉब्लम मैम? हुरम को हड़बड़ाते देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, नो, नॉट एट ऑल, थैंक यू। हुरम की बात पर वो अपना सामान समेटकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही सबने कमरे में हल्ला बोल दिया। सबसे मिलने के बाद रिदा ने उसकी जान छुड़वाई और उस पर चादर ओढ़कर गाड़ी की तरफ बढ़ गई और हाल की तरफ रवाना हो गई। ये सब क्या कर दिया अरमान ने रिदा? तुम्हारा भाई है वो, तुम्हें रोकना चाहिए था उसे। मैं दिल से राजी हो चुकी थी रिमी से शादी के लिए, मगर उसने ऐन वक्त पर ये सब कर दिया। मतलब तुम अभी भी नहीं समझी हुरम? रिदा को हैरत हुई उसकी बातों पर। क्या मतलब? क्या नहीं समझी मैं? हुरम ने उल्टा उसी से सवाल कर दिया। मतलब तो अब तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर अरमान ही समझा सकते हैं। तुम बताओ मुझे रिदा, क्या खिचड़ी पकाई है तुम दोनों बहन भाई ने मिलकर? अब तो मैं यहां से वापस शहर चली जाऊंगी। तुम्हारे घर पता नहीं कितने जुल्म करेगा तुम्हारा भाई मुझ पर। मगर एक बात बता देना अपने भाई को, मैं उसके जुल्म हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ हाँ, बता दूंगी। रिदा अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हंस लो हंस लो, तुम दोनों बहन भाई ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। हुरम रोने को तैयार थी। जो पहले से ही बेवकूफ हो उसे हम क्या बेवकूफ बनाएंगे? रिदा हंस हंस कर लौट पौट हो रही थी। हाल के बाहर गाड़ी पार्क की और हुरम को ब्राइडल रूम में बिठाकर खुद बाहर चली गई। कुछ देर बाद मरियम, रिदा, किरण और सानिया उसे साथ लेकर बाहर की तरफ बढ़ी। अरमान भी मेहरून और गोल्डन शेड वर्क वाली डिजाइनर शेरवानी पहने बहुत जच रहा था। हुरम को आते देखकर स्टेज की सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हुरम का दिल तो चाहा कि अभी उसका हाथ झटक दे, मगर सबकी नजरें खुद पर जमी देखकर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और उसके साथ कदम से कदम मिलाती स्टेज पर जा रुकी। ब्यूटीफुल,
वो हुरम के कान में थोड़ा झुकते हुए बोला। बदले में हुरम ने अपनी हील उसके पांव पर रख दी और अरमान तड़प कर रह गया। उसकी हालत को एंजॉय करती हुई हुरम मुस्कुराती हुई पीछे हटी। अरमान ने उसे गुस्से से घूरा। पागल लड़की, वो मुंह ही मुंह में हड़बड़ाया। खाने और मिलने मिलाने का दौर चला और फिर गिफ्ट्स का। हुरम बुरी तरह थक चुकी थी। अभी बैठी ही थी कि रुखसती का शोर मच गया। मरियम ने फिर से उसके सर पर अच्छी तरह चादर ओढ़ाई और घूंघट ओढ़ाया। हर लड़की की तरह ये वक्त हुरम के लिए भी बहुत नाजुक ठहरा। वो भी सबसे गले मिलते हुए आंसू बहाते गई। एक तो उसे अपनों से दूरी का दुख था और दूसरा अरमान से शादी का। पता नहीं कैसा सुलूक करेगा ये मेरे साथ, जो इतनी आसानी से घर वालों को इस शादी पर राजी कर सकता है। मतलब वो कुछ भी कर सकता है। वो कब गाड़ी में आकर बैठ गई उसे पता ही नहीं चला। होश तब आया जब अरमान ने उसका हाथ थामा। उसने हाथ छुड़ाना चाहा मगर ऐसा नहीं कर सके। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंचे तो अरमान उसका हाथ थामे घर में दाखिल हुआ। हुरम ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो सब घर वाले यहां मौजूद थे और ये घर ताई अम्मा का था। हुरम की हैरत की इंतहा न रही। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? वो सबसे बात करना चाहती थी मगर मौका ही नहीं मिला। उसे कमरे में छोड़कर सब बाहर निकल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कमरा तो रिमी का है। वो अपना कमरा हमें कैसे दे सकता है? ये तस्वीरें तो अरमान की हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन यहां कोई तस्वीर नहीं थी। तो क्या रिमी ने अरमान पर भरोसा कर लिया? मगर रिमी का क्या? क्या वो खुश है? वो इसी परेशानी में गुम थी कि अरमान कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही हुरम तेजी से उसकी तरफ बढ़ी मगर ड्रेस में पांव अटका और वो सीधी अरमान के सीने से जा लगी। खुद को संभाल कर तेजी से पीछे हटी। तुमने ये सब ठीक नहीं किया अरमान। मैं अभी सब घर वालों को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। तुमने रिमी से उसकी खुशियां छीन ली। किसी को ना खुश करके तुम भी खुश नहीं रह सकोगे। अरमान का दिल चाहा कि अपना सर पीट ले। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, बाजू से खींचते हुए अपने करीब किया। तो तुम्हें लगता है कि रिमी खुश नहीं है? देखो जरा रिमी की आंखों में। क्या मैं खुश नहीं हूं? हुरम फटी फटी निगाहों से उसे घूरने लगी। तुम रिमी हो? नहीं, मैं उसका भूत हूं। मतलब तुम अभी तक नहीं समझे। रिमी मतलब अरमान और अरमान मतलब रिमी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिमी तो वो है। हुरम हैरत से बोली। नहीं है वो रिमी। वो खुरम है सानिया आपी का देवर। तुम्हें काले रंग से नफरत थी, इसीलिए ये सारा खेल खेला मैंने ताकि तुम्हें सबक सिखा दूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हुरम बेयकीनी से पीछे हटी और अपना सर दोनों हाथों से थामे बेड पर बैठ गई। और रिदा? रिदा तो तुम्हारी बहन है ना? तो फिर तुम रिमी कैसे हो सकते हो? हुरम किसी सूरत उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। नहीं है वो मेरी बहन। अरमान भी उसके पास बैठ गया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। मैं कल रात ही तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था मगर सबने मेरा प्लान खराब कर दिया। दरअसल बात यह है कि रिदा तुम्हारी दोस्त थी और तुम तक पहुंचने के लिए मुझे उसका भाई बनना पड़ा। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम यूनिवर्सिटी में फॉर्म जमा करवाने आई थी और अपनी फाइल कैंटीन में भूल गई थी? खुशकिस्मती से उस कैंटीन में मैं मौजूद था। तुम्हारी फाइल उठाकर तुम्हारे पीछे दौड़ा तो मेरा पांव कुर्सी से टकरा गया और मैं गिरते गिरते बचा। लेकिन मेरे हाथ से फाइल छूट कर बिखर गई। जब चाचू के आईडी कार्ड पर मेरी नजर पड़ी तो मैं चौंक गया और फिर तुम्हारी डिग्रीज और नाम देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैं अभी वो फाइल समेट कर उठा ही था कि तुम परेशान सी वापस आती दिखाई दी। मैंने जल्दी से फाइल वापस उसी मेज पर रखी
और दोबारा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तुम खुशी खुशी अपनी फाइल उठाए वहां से चली गई। मैं भी अपना फॉर्म जमा करवाने के बाद घर चला गया। घर आकर इस बारे में अम्मा से बात की। वो भी हैरान हुई। उन्होंने बताया कि जब हम लोग छोटे थे तब अब्बा ने मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता मांग लिया था, मगर चची जान को ये बात मुनासिब नहीं लगी और लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि वो लोग गांव से शहर चले गए। बस इतनी सी बात थी कि अब्बा चाहते थे हम दोनों का निकाह हो जाए, बचपन में ही, जो चची जान को हरगिज मंजूर नहीं था। मैंने अम्मा से कहा कि मैं ये झगड़ा खत्म करवा सकता हूं। मैं चाचू से बात करूंगा, आप बाबा से बात करें ताकि हम लोग वहां जा सकें हुरम का रिश्ता मांगने। अम्मा मुस्कुराती। तुम्हें लगता है वो मान जाएंगे? ये बात सुनकर मेरी रही सही उम्मीद जवाब दे गई। मगर मैंने ठान ली कि दोनों घरों को एक करके ही छोड़ूंगा। अब्बा से बात की तो वो भड़क उठे। कहने लगे ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं चाचू से मिलने उनके ऑफिस जा पहुंचा। उनको अपना तारुफ करवाया तो उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया। कहने लगे मैं तो खुद ये चाहता हूं कि अपने भाई से रिश्ता मजबूत कर लूं। मैं मिलना चाहता हूं मगर डरता हूं कि कहीं वो मुझे ठुकरा ना दे, जैसे मैंने 15 साल पहले ठुकराया था। मेरे बहुत मनाने के बाद आखिरकार चाचू और चची जान मेरे साथ गांव चलने पर राजी हो गए। अब्बा भी जैसे इसी इंतजार में थे। भाई को इतने अरसे बाद देखकर गले लगकर फूट फूट कर रो दिए। हमारी शादी तो उसी दिन फिक्स हो गई थी, मगर अब मसला ये था कि तुम कैसे राजी होगी इस शादी से। तो मैंने रिदा से बात करने का सोचा और बहुत मिन्नत करने के बाद वो मान गई मुझे अपना भाई बनाने के लिए। उसके बाद मैं तुम्हारे आसपास रहा, अपनी शानदार पर्सनालिटी से तुम्हें मुतासिर करने के लिए, मगर तुमने कभी घास नहीं डाली यार। फिर अब्बू की अचानक डेथ ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। खैर उसके बाद सही मायनों में हमारे रिश्ते की बात चली। उन्हीं दिनों में जब हमारे रिश्ते की बात चली तो मैंने तुम्हें प्रपोज किया, जो तुमने फौरन रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी तुम्हारे कज़न के साथ है। उस दिन दिल में एक उम्मीद सी जागी कि तुम्हारे दिल में एक मुकाम है हमारे अनजान रिश्ते के लिए। मगर जब मैंने तुम्हारे मुंह से रिमी के लिए नफरत का इजहार सुना तो दिल दहल कर रह गया यार। तुम खुरम को रिमी समझ बैठी थी और मैं उस वक्त छत पर ही था। तुम्हारे जाने के बाद खुरम को अपने प्लान में शामिल किया ताकि तुम्हारे दिल से काले रंग के लिए नफरत खत्म कर सकूं। अब जब तुम घर आई तो मसला ये था कि तुम्हारा सामना कैसे किया जाए। तो ऐसे में रिदा का यहां होना बहुत जरूरी था। उसे बुलाया, बहुत मिन्नत समाजत की, तब जाकर वो आई। फिर मैं तुम्हारे सामने आया, रिमी नहीं अरमान बनकर, और इसी प्लान में घर की सारी नौजवान पार्टी शामिल थी। मुझे खुशी हुई तुम्हारे थप्पड़ की। आखिरकार तुम्हारे दिल से काले रंग के लिए नफरत खत्म हो गई। लेकिन वो जो भागने की बात थी उसका क्या? हुरम उसके हाथों से अपने हाथ छुड़ाकर नाराजगी का इजहार करते हुए ड्रेसिंग के सामने जा रुकी। वो तो बस मैं तुम्हें आजमा रहा था, देखना चाहता था तुम्हारे दिल में रिम्मी का क्या मुकाम है। हुरम गहरी सांस भरकर रह गए। इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ और मुझे पता ही नहीं चला। वो गुस्से से चूड़ियां उतारने लगी कि अरमान ने उसके हाथ थाम लिए और होंठों से छूते हुए आंखों से लगा लिए। इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ और मुझे पता ही नहीं चला। वो गुस्से से चूड़ियां उतारने ही लगी थी कि अरमान ने उसके हाथ थाम लिए और होंठों से छूते हुए आंखों से लगा लिए। आई एम रियली सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग। उसका मध्यम सा लहजा हुरम को नजरें झुकाने पर मजबूर कर गया। मुझे चेंज करना है, पीछे हटो। वो अपने हाथ आजाद करवाने की कोशिश करने लगी, मगर अरमान ने उसे बाजू से खींचकर खुद में भेज लिया। माफ तो कर दो मुझे, अपने रिम्मी को। हुरम ने शर्मा कर उसके सीने में मुंह छुपा लिया।
कर दिया माफ, मगर एक शर्त पर। सर उठाकर अरमान की तरफ देखा। सारी जिंदगी मेरी गुलामी करनी पड़ेगी और मेरी किसी बात से इनकार नहीं करोगे। अरमान ने भवें सिकोड़ कर उसकी तरफ देखा, मगर अगले ही पल मुस्कुरा दिया और हुरम की नाक दबाई। मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं, मगर कल से। हुरम ने मुस्कुराते हुए फिर से सर उसके सीने पर रख दिया। कभी इंसान को वो भी मिल जाता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा हो तो वो हमारी सोच से बेहतर नवाजता है। हुरम के दिल की ईद तो हो गई, अब आप लोग कब अपने दिल की ईद मनाएंगे? मेरा मतलब कब अपने दिल से काले रंग के लिए नफरत खत्म करेंगे और अपने दिल की स्याही को खत्म करेंगे? काला गोरा रंग तो बस वक्ती है, असल खूबसूरती तो आपका किरदार है। अपने किरदार को खूबसूरत बनाएं। दोस्तों, ये थी अरमान और हुरम की खूबसूरत सी कहानी। उम्मीद करती हूं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर रहे।